स्वागत है बच्चों आप सभी का बायो की इस क्लास में। क्लास 12th के बायोलॉजी का जो सिलेबस है सीबीएसई के द्वारा रिड्यूस कर दिया गया है। कुछ पोर्शन डिलीट कर दिए गए हैं। तो डिलीशन के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। एक्चुअली में यूनिट 2 इसमें आपके 3 चैप्टर थे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, उसमें से भी इवोल्यूशन डिलीट कर दिया गया है। तो अब बचे अब के केवल 2 चैप्टर। पहले इस यूनिट को आपका 18 मार्क्स का वेटेज था, जो कि अब बढ़ कर के और भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि डिलीट हुए हैं। और जब इस यूनिट के वेटेज को बढ़ाया गया है और साथ ही साथ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें से एक चैप्टर को भी रिड्यूस किया गया है, तो बचे हुए 2 चैप्टर के वेटेज और इम्पोर्टेंस को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसी में फर्स्ट चैप्टर जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, आज उसकी समरी, उसकी पीपीटी और उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे पार्ट वाइज प्रस्तुत करेंगे, लेके आए हैं। पार्ट वाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। इसको कंप्लीट करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक लग सकते हैं। तो इसलिए इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाए हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इसको अच्छे से सुनिए, देखिए, पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन करिए ताकि बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। ये जो यूनिट है इस पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन तो हट चुका है, जेनेटिक्स बचा। बायोलॉजी में जेनेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो मैथमेटिक्स से भी बेटर मार्क्स दिलाता है। यानी इसमें जो कहते हैं कि थ्योरेटिकल में फुल मार्क्स नहीं मिलते, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है। इस जेनेटिक्स में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं और मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम होते हैं, एक्सप्लेनेशन और प्रूफ दैट के जैसे क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे टॉपिक्स को, और उम्मीद करता हूं कि फुल मार्क्स लेने की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन ये यूनिट उतना आसान भी नहीं है जितना समझ रहे होंगे आप। इसलिए इस पे आपको विशेष रूप से फोकस करते हुए, विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी आप इसमें बेटर तरीके से बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो बेटर स्कोर कर सके उसके लिए इस पे आप फोकस करिए। हम आपको इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर की तरफ ले चल रहे हैं। हमने आपको इस चैप्टर के वेटेज के बारे में बताया। साथ ही साथ ध्यान रखिए, इस यूनिट का नाम जहां जेनेटिक्स है, वहीं इस फर्स्ट चैप्टर का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। तो स्टार्टिंग में ही हमको टर्मिनोलॉजी, टर्म्स डिफरेंट मिल रहे हैं। तो इस चैप्टर की यही विशेषता है कि इसमें बहुत सारे न्यू टर्म्स मिलेंगे जो कि अभी तक आप बायोलॉजी में नहीं सीखे होंगे। जैसे आपका जेनेटिक्स हमने नाम लिया, हम सबसे पहले जेनेटिक्स को ही डिफ़ाइन करते हैं कि एक्चुअल में जेनेटिक्स है क्या। तो जब जेनेटिक्स को हम डिफ़ाइन करने चलते हैं तो देखते हैं कि हम क्या है, लिविंग बीइंग है। और कहते हैं कि लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स यानी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब जब सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं तो सिमिलर होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कभी भी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग सिमिलर भी नहीं होते, यानी टोटली आइडेंटिकल भी नहीं होते। सिमिलर होते हुए भी आइडेंटिकल नहीं होते, यानी कुछ न कुछ वेरिएशन भी उसमें होता है। तो यही 2 टॉपिक मिल करके कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि वो इंडिविजुअल्स पेरेंट्स के क्या हैं, सिमिलर है, दूसरी तरफ क्या है, वेरिएशन भी क्रिएट कर रहे हैं, यानी आइडेंटिकल नहीं है। तो ये 2 वर्ड जो हमको मिले, यही हमारे जेनेटिक्स को डिफ़ाइन करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम जेनेटिक्स को डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जेनेटिक्स बायोलॉजी कि वो ब्रांच है। बायोलॉजी एक साइंस के ब्रांच हो गए और साइंस और बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसको, जेनेटिक्स को। तो जेनेटिक्स को कहते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अभी हमने इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात की थी। इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो गया हेरिडिटी। तो यहाँ 2 टर्म फिर से मिले हैं आपको, हेरिडिटी और
वेरिएशन। जेनेटिक्स को हमने डिफाइन किया तो दो टर्म मिले, हेरिडिटी और वेरिएशन। अब बात करेंगे कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि हेरिडिटी एक तरह से जो ट्रांसमिशन होता है डिफरेंट कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये जो ट्रांसमिशन की प्रोसेसिंग है कैरेक्टर्स की, उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। तो इस हेरिडिटी के बेस पे हम आगे कैरेक्टर्स को भी डिफाइन करते हैं, हेरिटेबल कैरेक्टर्स और नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर्स। वैसे ही कहते हैं हर एक कैरेक्टर जो होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कुछ एक कैरेक्टर ही ट्रांसफ़र होते हैं। कहते हैं कि अब ये जो हर एक कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होता है उसकी वजह से क्या होती है, भिन्नता आती है, और यही जो भिन्नता है वही कहलाती है आपकी वेरिएशन। यानी वेरिएशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं वही क्या है, वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन में जब हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं वेरिएशन दो तरह के होते हैं, एक आपका हेरिडिटरी वेरिएशन है और दूसरा इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। हेरिडिटरी यानी अभी हेरिडिटी के बारे में हमने स्टडी किया कि ऐसे कैरेक्टर जो क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, हेरिटेबल कैरेक्टर्स। तो ऐसे ही वेरिएशंस जो क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इजीली ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम कहते हैं हेरिटेबल वेरिएशन या हेरिडिटरी वेरिएशन। दूसरी तरफ ऐसे वेरिएशन जो एक्वायर्ड किए जाते हैं, मीन्स केवल और केवल उसी पीढ़ी में उसी ऑफस्प्रिंग में शो होते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं होते, न तो उनके पेरेंट्स में शो हो रहे होते हैं, तो ऐसे वेरिएशन को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन। यानी वेरिएशन दो तरह के हो गए, एक वेरिएशन है जो ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और दूसरा है नॉन ट्रांसफरेबल है या नॉन हेरिटेबल है, एक्वायर्ड है, वो हो गया आपका इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। तो ये वेरिएशंस और हेरिडिटी मिलके जेनेटिक्स के डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। और जेनेटिक्स के बारे में जब हम जाएंगे तो बिना ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम लिए कंप्लीट जेनेटिक्स हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स के जो जन्मदाता हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं, वो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने ही जेनेटिक्स के बारे में हमको डिटेल्स बेस प्रोवाइड किया जिस पे आगे हम बढ़ सके हैं। मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इन्होंने बहुत सारे अपने व्यूज़ दिए और उन व्यूज़ को उन्होंने समराइज़ करके अपनी एक बुक्स बनाई थी, ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, उसमें उन्होंने पब्लिश किया था। और जो उन्होंने अपने व्यूज़ को उसमें समराइज़ करके पब्लिश किया, उसी को आगे चल करके हम लोगों ने मेंडल्स लॉ के नाम पे उसको स्टडी किया और आज भी करते आ रहे हैं। तो जब हम मेंडल्स की एक हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि मेंडल्स कौन थे, कहाँ के थे, तो मेंडल बहुत ही पुअर फैमिली में जन्म लिए 1822 में, ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ। और छोटी उम्र में ही, लगभग 20-21 साल की उम्र में ही उन्होंने एक प्रीस्ट के रूप में अपनी जॉब स्टार्ट की, सेवा देनी स्टार्ट की। और लेकिन कुछ ही समय अंतराल के बाद, 3-4 सालों के बाद 1847 में वो मॉन्टेंसरी, ब्रून सिटी के मॉन्टेंसरी में सिलेक्ट हुए, और जो कि आज के डेट में चेकोस्लोवाकिया के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पर अपनी सेवा देने के साथ साथ उन्होंने अपनी स्टडी जारी रखी। और 1851 में वो वियना यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए गए, जहाँ पर उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री और नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स के रूप में स्टडी की यूनिवर्सिटी में। और स्टडी करने के बाद एज ए टीचर उन्होंने अपना जॉब स्टार्ट किया। 1856 टू 1865 तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए वो पी प्लांट पे किए। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने पी प्लांट पे ही अपने एक्सपेरिमेंट क्यों किए, या ऐसा क्या कारण था कि मेंडल्स ने पी प्लांट्स को ही सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए।
मेंडल्स ने पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कंक्लूजन्स को अपनी पुस्तक में, अपनी बुक में प्रकाशित कर दिया। लेकिन दुनिया को उसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं चला। दुनिया को मेंडल्स के वर्क के बारे में 19वीं शताब्दी के बाद ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि मेंडल्स ने ऐसा किया था और उनके वर्क को उन्होंने आगे बढ़ाया। उनमें ह्यूगो डे व्रीज जो हॉलैंड से ताल्लुकात रखते थे, फ्रेंच कॉरेंज जर्मनी से और एरिक ट्रेसमार्क ऑस्ट्रिया से। इन लोगों ने मेंडल के वर्क को आगे बढ़ाया और मेंडल के द्वारा दी गई डिफरेंट टाइप्स की जो थियरीज थी उसको समराइज करके उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन किया और उसी के पब्लिश करने के बाद हम लोगों ने उस मेंडल्स की थियरी को जाना, पहचाना और आज भी उसको पढ़ते चले आ रहे हैं। बेस मेंडल का ही है, टाइम टू टाइम उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का अलग से कंट्रीब्यूशन होता चला गया है। बात कर रहे थे कि जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टर्मिनोलॉजीज, तो हम पहले टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ही फैक्टर और जीन की है। जीन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, किसी भी स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इवन दो म्यूटेशन को भी। लेकिन मेंडल के समय पे इस जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीन के बारे में कोई बातचीत नहीं थी, जीन वर्ड की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी उस समय। तब मेंडल ने जीन न जानते हुए उसको एक फैक्टर नाम दिया कि कोई ऐसा फैक्टर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कोई फैक्टर है जो इसको परफॉर्म करता है। तो मेंडल्स के द्वारा बार बार ये फैक्टर वर्ड यूज़ किया गया, इसीलिए यहाँ पर दोनों को एक साथ दिया गया है, फैक्टर और जीन। तो फैक्टर और जीन एक फंक्शनल यूनिट हैं हेरिडिटी के, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए। जीन्स को जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो देखेंगे जीन्स के 3 पार्ट होते हैं, रिकॉन, म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन, जो कि अलग अलग रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकस कहते हैं क्रोमोजोम्स के जिस पोजीशन पे ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं उस पोजीशन को नाम दिया जाता है लोकस। मेंडल के समय पे ये चीज़ें भी नहीं थी, क्रोमोजोम्स के बारे में भी उनको नॉलेज नहीं था, उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोप वगैरह उतने डेवलप नहीं थे। एलिल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, एलिल्स और एलिलोमार्फ्स, तो इसको आप जानते रहिए कि किसी भी जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो पेयर फॉर्म में होता है और ये पेयर फॉर्म सेम यानी होमोलॉगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही मेंडल्स ने अपने समय पे उसको चीज़ों को समझाया, जो कि आपको 10th में आप पढ़े होंगे कि टॉल एंड डॉर्फ जैसे हमको रिप्रेजेंट करना होता है, तो टॉल को हम कैपिटल टी 2 लेटर लेते हैं, ऐसे डॉर्फ के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी लेते हैं। लेकिन जब हम हाइब्रिड टॉल की भी बात करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भी 2 लेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए, यानी टॉल और डॉर्फ जो है हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी प्लांट के, और हाइट को रिप्रेजेंट करने वाले 2 अल्टरनेटिव जो फॉर्म है, इनको जिस वर्ड के द्वारा, लेटर के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एलिल्स कहलाते हैं, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स। अब मेंडल के समय जीन्स नहीं था, इसलिए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द फैक्टर, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स जो थे वो एलिल्स या एलिलोमार्फ्स कहलाए। डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोजोम्स पी प्लांट के रूट में जो पाए जाते हैं 14 पेयर्स, उनके स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। टर्मिनोलॉजी में फिनोटाइप, जीनोटाइप भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, लेकिन फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस से है, जीनोटाइप जेनेटिकल कॉम्बिनेशन से है। फिनोटाइप के केस में जब हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का जो फिजिकल अपीयरेंस, जैसे हमने पौधे लगाए, पी प्लांट की ही बात कर लेते हैं, उसमें से हमको 10 पौधे हैं, 10 में से 8 हमको मिल गए लंबे वाले टॉल और 2 डॉर्फ मिल गए। तो अब हम कहेंगे कि उनका जो फिनोटिपिक रेशियो है, यानी उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे हम ऑब्जर्वेशन जो करेंगे वो हमारा फिनोटाइप होगा। और फिजिकल अपीयरेंस क्या कहती है, 8 लंबे हैं और 2 छोटे हैं, यानी 8:2, यानी उसको हम कह सकते हैं 4:1। तो ये फिनोटाइप। लेकिन जेनेटिक कॉम्बिनेशन में जब जाएंगे तो हमने स्टडी कर रखा है जेनेटिक कॉम्बिनेशन के बारे में भी कि जब ऑब्जर्वेशन करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो का, तो उसमें जो टॉल होता है वो आपका प्योर भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है।
जो प्योर होगा उसमें तो दोनों कैपिटल टी हो गए, लेकिन जो हाइब्रिड है कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी जेनेटिक कॉम्बिनेशन उनका डिफरेंट हो गया। तो ऐसे ही हम जीनोटाइप यानी जेनेटिक कॉम्बिनेशन के बेस पे भी जब रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हमारा हो जाता है जीनोटाइपिक रेशियो। यानी जीनोटाइप क्या है, किसी इंडिविजुअल्स का प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप, और रेशियो उसके बेस पे रेशियो कैलकुलेट करना जीनोटाइपिक रेशियो कहलाता है। ऐसे ही होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, बहुत सिंपल कंडीशन है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। होमो सेम, जाइगस जब जाइगोट यानी गैमीट्स का प्रोडक्शन सेम हो, यानी एक ही तरह के गैमीट्स का अगर प्रोडक्शन होता है पेरेंट्स के थ्रू तो वो होमोजाइगस है। और हेट्रोजाइगस अगर वो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है तो हेट्रोजाइगस। मेंडल के टर्म में इजी वे में आप समझ सकते हैं कि टॉल और डॉर्फ, टॉल हमने अभी कहा कि दोनों तरीके के हो सकते हैं, कैपिटल टी टी और कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का भी हो सकता है। अब कैपिटल टी टी यानी प्योर टॉल अगर हम लेते हैं तो जो प्योर टॉल है वो क्या करता है, सेम टाइप के गैमीट्स कैपिटल टी प्रोड्यूस करता है। लेकिन वहीं पे हेट्रोजाइगस टाइप जो आपका हाइब्रिड टाइप का है वो हेट्रोजाइगस हो जाएगा, और जब हेट्रोजाइगस होगा तो दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स का प्रोडक्शन करेगा, एक कैपिटल टी का और दूसरा स्मॉल टी का, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशंस को भी आप अवेयर रहिए। ऐसे ही डोमिनेंट और रेसेसिव जीन्स के बार बार यूज होगा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है, या डोमिनेंट जीन्स है या रेसेसिव जीन्स है, तो जानते रहिए क्या है डोमिनेंट। कहते हैं जब हाइब्रिड फॉर्म में हो यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो और जो एलील अपना फैक्टर एक्सप्रेस करता है वो हमारा डोमिनेंट कहलाता है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ हैं फिर भी कैरेक्टर होता है टॉल, तो यहाँ पे कैपिटल टी ने अपने फिजिकल अपीयरेंस को अपीयर किया, एक्सप्रेस किया, तो कैपिटल टी हो गया क्या, डोमिनेंट। और स्मॉल टी वहाँ पे प्रेजेंट होते हुए भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए हो गया वो रेसेसिव। तो डोमिनेंट ऐसे जीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कब, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, वो डोमिनेंट होते हैं। और ऐसे जीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कब, रेसेसिव स्टेज में होने पर, सॉरी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने पर, वो आपके कहलाते हैं रेसेसिव। हाइब्रिड, प्योर और हाइब्रिड एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्योर जो होमोजाइगस होगा वो प्योर होगा, जो हेट्रोजाइगस होगा वो हाइब्रिड होगा। यानी टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जब एक साथ हाइब्रिड क्रॉस कराए जाते हैं उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे हाइब्रिड कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ध्यान दीजिए, टेस्ट क्रॉस मेंडल के एक्सपेरिमेंट की सफलता का कारण था। डिटेल्स में भी आपको टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस स्टडी करना है। 2 से 3 नंबर के लिए बोर्ड में पूछा भी जाता है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों का डिफरेंसेस भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे डिटेल तो नहीं है लेकिन डेफिनेशन के रूप में है, तो यहाँ पे डेफ टर्म के रूप में है, उसको हम लोग देख लेते हैं, डिटेल पीछे आगे देखेंगे फिर से। तो बैक क्रॉस में होता क्या है कि जो F1 ऑफस्प्रिंग हमारा मिलता है, इट इज़ क्रॉस्ड विथ एनी वन ऑफ द पेरेंट्स। F1 ऑफस्प्रिंग को किसी एक पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स में दोनों हो सकते हैं, जैसे हमने टॉल डॉर्फ का एग्जांपल लिया, टॉल भी है और डॉर्फ, दोनों पेरेंट्स हैं, तो किसी के साथ हम अगर क्रॉस कराते हैं तो हमारा बैक क्रॉस है, यानी एक पीढ़ी पीछे आ गया। टेस्ट क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस में कंडीशन बेस्ड होता है कि जब F1 प्रोजेनी को हम रेसेसिव पेरेंट्स के साथ, वो भी रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स के साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो वो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है। यानी टेस्ट क्रॉस कंडीशन बेस्ड है जबकि बैक क्रॉस कंडीशन बेस्ड नहीं है। दूसरा एक सेंटेंस यूज करते हैं, ऑल द टेस्ट क्रॉस में बी बैक क्रॉस बट ऑल द बैक क्रॉस मे नॉट बी टेस्ट क्रॉस। यानी जितने भी टेस्ट क्रॉस होंगे वो बैक क्रॉस कहलाएंगे, लेकिन हर एक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं कहलाएगा, केवल वही बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाएगा जिसमें F1 ऑफस्प्रिंग को हम होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स के साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो वो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आता है बात कि मेंडल्स ने पी प्लांट्स को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो बहुत ही सिंपल वे में है कि मेंडल्स का पी प्लांट के रूप में अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट करना क्यों,
क्योंकि वो फर्स्ट चीज़ कह रहा है कि प्योर वैरायटी एंड अवेलेबिलिटी। जी हाँ, उसमें जो भी वैराइटीज़ हैं वो प्योर फॉर्म में हमको मिल जाती है। अभी आगे रीजन पॉइंट में ही रीजन दिया गया है कि वो प्योर फॉर्म में हमको क्यों मिलती हैं। एक्चुअल में प्योर फॉर्म में इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि पी प्लांट पे जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, और सेम फ्लावर में प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो कैरेक्टर्स हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, वही कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, जिससे प्योरिटी ऑफ गैमीट मेंटेन होती है। दूसरी चीज़, पी प्लांट्स आर इजी टू कल्टीवेट, उसको कहीं भी हम ग्रोन अप कर सकते हैं। छोटी से क्यारी में 10-20 पौधे लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, तो हमको एक बड़े वाइड फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और छोटे स्थान पे उगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि अदर प्लांट्स के, अदर स्पीसीज़ के, अदर पौधे के पॉलन ग्रेन्स हमारे फ्लावर को फर्टिलाइज न कर पाए, ताकि हाइब्रिडाइजेशन न होने पाए और हमारी जो प्योरिटी है वो डिस्टर्ब न होने पाए। तो इसको हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं, इसको मेजर कर पाते हैं। तीसरी चीज़, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, कुछ मंथ की, 45 से 60 दिन की होती है, 1.5 से 2 महीने की होती है, जिससे हम कई पीढ़ियों का अध्ययन कम समय में कर सकते हैं। विद इन अ ईयर 4 to 6 जनरेशन तक हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से पी प्लांट्स को मेंडल ने सेलेक्ट किया। यस, यहाँ पर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम लोग आगे देखेंगे कि पी प्लांट्स में अवेलेबल थे, जिसकी वजह से मेंडल्स ने पी प्लांट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि एक कैरेक्टर्स पे हो सकता है हमारा लॉ फेल करे, 2 पे फेल करे, 3 पे करे, 7 के 7 कैरेक्टर्स पे हमारा लॉ फेल नहीं कर सकता। इसलिए मेंडल्स ने पी प्लांट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया। पहले ही बताया, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड थे, लेकिन उतना ही आसान उनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना भी था, इसलिए मेंडल्स ने पी प्लांट को ऑब्जर्व किया। क्यों? क्योंकि उसके जो एंथर होते हैं वो सेपरेट होते हैं, स्टिग्मा सेपरेट है, एंथर को हम रिमूव कर दिए। जिस एंथर का हम चाहेंगे उस एंथर के पॉलन ग्रेन्स को लाके स्टिग्मा पे हम कर सकते हैं। एंड इमैस्कुलेशन और बैगिंग टैगिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम इजी वे में क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर को भी प्योरीफाई कर रख सकते हैं। हाइब्रिड्स आर फर्टाइल, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हमको मिले, यानी 2 डिफरेंट स्पीसीज टॉल डॉर्फ येलो ग्रीन सीड के प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद भी जो प्लांट बना वो भी क्या था, फर्टाइल ही था, स्ट्राइल नहीं था। 7 पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो पी प्लांट्स में शो किए गए थे, डोमिनेंट और रिसेसिव के साथ यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। डोमिनेंट, अगर हाइट की बात करें तो हाइट के बेस पे टॉल और डॉर्फ उन्होंने बताया, टॉल को डोमिनेंट और शॉर्ट रिसेसिव था। उनके एक्सपेरिमेंट के बेस पे ऑब्जर्वेशन के बाद एक कंक्लूजन निकला था। दूसरा कैरेक्टर्स था शीट शेप। शीट शेप में राउंड और रिंकल्ड, राउंड आपका डोमिनेंट और रिंकल्ड जो था रिसेसिव कैरेक्टर्स में। सीड कलर, येलो और ग्रीन कलर के मटर के दाने आप देखे होंगे, उसमें येलो आपका डोमिनेंट और ग्रीन जो था रिसेसिव कैरेक्टर्स में था। सीड कोट कलर ग्रीन और वाइट, इसमें भी आपका ग्रीन डोमिनेंट और वाइट रिसेसिव थे। ऐसे ही पॉड यानी फली का शेप लिया उन्होंने, फली का कलर भी लिया। तो पॉड शेप में देखा इनफ्लेटेड यानी फुली हुई, स्मूथ और कॉन्स्ट्रक्टेड, जगह जगह पे जितने दाने थे उस तरह से सिकुड़े हुए। तो इसमें कॉन्स्ट्रक्टेड आपका रिसेसिव था, जहाँ पे इनफ्लेटेड जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स में आया। पॉट कलर में उन्होंने देखा ग्रीन, जैसे जनरली हम सब्जी वाले के बोलते हैं, मटर बोलते हैं, और पॉट जिनका ग्रीन होता है वो खाने में स्वादिष्ट मीठे भी होते हैं, और जो येलोइस वाले होते हैं वो दाल बनाने के काम में आते हैं, बेसन बनाने के काम में आते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो जो ग्रीन कलर पॉड वाले मटर के थे वो डोमिनेंट थे, और जो येलो कलर के थे वो रिसेसिव थे। और फ्लावर की पोजीशन एक्जियल और टर्मिनल, एक्जियल की मेन एक्सिस हमारी क्या करती है, कंटिन्यूस ग्रोथ करती है, और साइड चेन जो निकलती जाती है, ब्रांचेज जाती है, उसमें फ्लावर आते जाते हैं, वो आपका
एक्सियल होता है। और टर्मिनल मेन एक्सिस में फ्लावर आ जाते हैं, फिर से साइड से चेन आती जाती हैं, यानी जो न्यू फ्लावर होगा वो लोअर साइड में होगा और जो ओल्ड फ्लावर होगा वो अपर साइड में, वो आपके टर्मिनल में होता है। एक्सियल में क्या होता है, जो न्यू फ्लावर होगा और लोअर साइड में होगा, जो ओल्ड फ्लावर होगा लोअर साइड में होगा और जो न्यू फ्लावर होगा अपर। 11th में आपने पढ़ा है एक्सियल और टर्मिनल कंडीशन, तो उसके बेस पे उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो एक्सियल कंडीशन जो थी डोमिनेंट थी और टर्मिनल कंडीशन जो थी वो रिसेसिव थी। इसलिए मेंडल ने सेलेक्ट किए किसको, पी प्लांट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कंक्लूजन के रूप में 3 लॉस निकल करके सामने आए। उन 3 लॉ को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में स्टडी करेंगे। उन 3 लॉ को अलग अलग तरीके से अलग अलग नेमिंग, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मेंडल सेकेंड लॉ, मेंडल थर्ड लॉ, मेंडल को ऑनर देने के लिए भी कहा जाता है। उनको नाम भी मेंडल्स ने दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। साथ ही साथ उनको हम इनहेरिटेंस फर्स्ट लॉ, इनहेरिटेंस सेकेंड लॉ और इनहेरिटेंस थर्ड लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिफरेंट लॉ को हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ उसको अलग तरीके से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, मोनोहाइब्रिड, क्रॉस और डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में फर्स्ट के 2 लॉ आ जाते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और डाइहाइब्रिड में आपका आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन लॉ को भी हम आगे देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।